चलिए, आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास और अनूठे अध्याय को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य। अब देखिए, ये कोई आम कविता नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी आत्मकथा है जो कभी लिखी ही नहीं गई, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कविता असल में एक जवाब है, एक बहुत ही विनम्र इनकार और एक महान कवि के मन के अंदर की एक गहरी झलक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई इतना बड़ा लेखक जिनकी कलम का हर कोई दीवाना था, वो अपनी जिंदगी की कहानी दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहता था। इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कविता आखिर लिखी क्यों गई। इसकी एक कहानी है, ये कोई हवा में नहीं लिखी गई। ये असल जिंदगी की एक घटना का नतीजा है, जब प्रसाद जी के दोस्तों ने उनसे कुछ लिखने की गुजारिश की थी। तो हुआ यूं कि प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त जबरदस्त हिट हुआ। सब तरफ उसकी चर्चा थी। इस कामयाबी को देखकर उनके दोस्तों और प्रशंसकों को लगा कि बस अब तो प्रसाद जी को अपनी आत्मकथा लिखनी ही चाहिए। सबने मिलकर जोर दिया, लेकिन प्रसाद जी ने इसका जवाब किसी चिट्ठी या भाषण से नहीं, बल्कि एक कविता से दिया, जिसका नाम था आत्मकथ्य। और यहीं से ये पूरा द्वंद्व शुरू हुआ, दुनिया की उम्मीदें और कवि का अपना सच। तो अब आते हैं उस सबसे बड़ी, उस असल वजह पर जिसने प्रसाद जी को अपनी जिंदगी की किताब खोलने से रोक दिया। और वो वजह थी उनके सपनों और उनकी जिंदगी की कड़वी हकीकत के बीच का एक बहुत ही गहरा और दर्द भरा फासला। यहाँ कवि की जो दुविधा है वो बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ था सपना, एक खुशहाल जिंदगी का जिसमें प्यार हो, कामयाबी हो, और दूसरी तरफ थी हकीकत, जिसमें उन्होंने अपने प्यार को खोया, उनके सपने अधूरे रह गए और जिंदगी में दुख ही दुख भरे थे। उनका सवाल बहुत सीधा था, भला मैं इन सब दुखों को कागज पर उतार कर लोगों को क्या दूंगा? यही उनकी सबसे बड़ी कश्मकश थी। तो चलिए अब जरा कविता के अंदर चलते हैं और एक एक करके उन तर्कों को समझते हैं जो प्रसाद जी ने दिए। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत मेटाफॉर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें समझना परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। पहला तर्क देखिए, कवि अपने मन की तुलना एक मधुप यानी भौरे से करते हैं, जो बस अतीत की मीठी यादों में गुनगुनाता रहता है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मेरा जीवन एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां अब झड़ रही हैं। ये पत्तियां क्या हैं? ये पत्तियां उनकी खुशियां हैं, जो अब एक एक करके खत्म हो चुकी हैं, और अब जीवन में सिर्फ पतझड़ यानी निराशा बची है। अब ये वाला रूपक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी अपने जीवन को एक खाली गागर कहते हैं, मतलब एक खाली घड़ा, एक ऐसा घड़ा जिसमें खुशियों का पानी नहीं, बल्कि सिर्फ कमजोरियों और दुखों का खालीपन भरा है। और वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या मेरी इस खाली कहानी को सुनकर किसी को सच में कोई खुशी मिलेगी? क्या कोई इसे पढ़ना चाहेगा? यहाँ कवि निजता यानी प्राइवेसी के मुद्दे को उठाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी प्रिय के साथ बिताई वो चांदनी रातें, वो हंसी मजाक और मीठी बातें, वो सब मेरे जीवन की सबसे निजी, सबसे कीमती दौलत है। ये दुनिया के सामने नुमाइश के लिए नहीं है। ये उनका तर्क है कि कोई अपनी सबसे पवित्र यादों को यूं सरेआम कैसे कर सकता है। और ये तर्क शायद सबसे गहरा और दर्द भरा है। कवि कहते हैं कि उनके प्यार की जो यादें हैं, वही उनके जीवन के सफर का पाथेय हैं। पाथेय मतलब रास्ते का सहारा। वो इन्हीं यादों के सहारे तो जी रहे हैं, और उनकी जीवन कहानी एक ऐसी गुदड़ी की तरह है जिस पर जगह जगह सीवन लगी है, मतलब सेले हुए जख्म हैं। आत्मकथा लिखना मतलब उन सभी जख्मों को फिर से उधेड़ना, उन्हें कुरेदना होगा, और वो ये दर्द दोबारा नहीं झेलना चाहते। अच्छा, अब ये जो तालिका है, ये परीक्षा के लिहाज से एकदम की टेकअवे है। ये कवि के सारे तर्कों का सार है, जिसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। पहला कारण विनम्रता, जिसका प्रतीक है खाली गागर। दूसरा निजता, जिसका प्रतीक है चांदनी रातें। और तीसरा शांति, जिसका प्रतीक है सोई हुई व्यथा। इन्हीं तीन विचारों पर यह पूरी कविता टिकी हुई है। चलिए अब कवि के अंतिम तर्कों की ओर बढ़ते हैं, जहां वो लिखने से ज्यादा चुप रहने की ताकत को यानी मौन को बेहतर बताते हैं। यहाँ प्रसाद जी की महानता और उनकी विनम्रता साफ झलकती है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत साधारण सा है, इसमें ऐसी कोई महान कहानी नहीं है जिससे दुनिया को प्रेरणा मिले। इसलिए अपनी छोटी सी कहानी सुनाने से तो कहीं बेहतर है कि मैं चुप रहकर दूसरों की महान कहानियों को सुनूं और उनसे कुछ सीखूं।
वो एक वक्ता नहीं बल्कि एक श्रोता बनना पसंद करते हैं। और आखिर में वो अपनी बात इन 3 बिंदुओं पर खत्म करते हैं। एक, कि मेरी इस भोली भाली कहानी में किसी के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। 2, कि मेरा दर्द, मेरी तकलीफें बड़ी मुश्किल से अब थक कर सो गई हैं, मतलब शांत हो गई हैं। और 3, कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि मैं अपनी उस सोई हुई पीड़ा को फिर से जगा दूं। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस पूरी कविता का निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रसाद जी के इस फैसले के पीछे का वो अंतिम संदेश क्या है जिसे हमें समझना चाहिए? संक्षेप में कहें तो आत्मकथा न लिखने के उनके फैसले के ये 3 मजबूत स्तंभ थे। विनम्रता, यानी अपने जीवन को साधारण समझना। निजता, यानी अपनी सबसे अनमोल यादों को दुनिया से बचाकर रखना। और शांति की रक्षा, यानी अपने पुराने जख्मों को फिर से हरा ना होने देना। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद के लिए अपने प्रेम की यादों की पवित्रता एक आत्मकथा से मिलने वाली शोहरत और नाम से कहीं ज्यादा कीमती थी। उन्होंने प्रसिद्धि के ऊपर निजता को चुना और दुनिया के ऊपर अपनी यादों को। और ये कविता आखिर में हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। दुनिया को दिखाने वाली सफलता और उपलब्धियां, या हमारी अपनी निजी अनमोल यादें जिन्हें हम दिल में सहेज कर रखते हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।